क्या कह रहे हैं? सॉल्व द एक्सरसाइज 3.4 है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है और 3.4 नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 66 निकाल लीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे क्वेश्चन नंबर 2 पहला है y माइनस सी अपॉन y प्लस सी अपॉन y माइनस सी डेट इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। डेट इज द क्वेश्चन। देखिए, हम ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से क्या कि वेरिएबल किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहा जाता है। व्हाट आर द वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द कांस्टेंट्स। तो वेरिएबल उसे कहते हैं विच मे हैव डिफरेंट वैल्यूज़, जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ एक्वायर कर सकता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हिसाब है एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, यू टी वी। यस प्लीज़। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। तो इन सबको क्या कहा जाता है? वेरिएबल, जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल उसे कहा जाता है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। फिर कांस्टेंट किसे कहते हैं? इसमें हमने पूरा एक मुकम्मल लेक्चर दिया था, वीडियो बनाई उसकी तफसील से कि वेरिएबल दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, फिर वो कहाँ पाए जाते हैं, फिर ग्राफ कैसे बनता है, फिर इक्वेशन, वो सारा कुछ हम डिस्कस एक वीडियो में तफसील से कर चुके हैं। बहरहाल अब इस इक्वेशन में वेरिएबल वाई दिया हुआ है। वाई कौन है? वेरिएबल। और सी कौन है? दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। याद है आपको, हमने कहा था कि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें ज़्यादा मशहूर लेटर कौन से थे? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। इनको आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। ए बी सी डी, इस तरह के जो है ई एफ जी, ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी क्वाड्रेटिक फार्मूले की, तो याद कीजिए क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। याद होगा आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें एक्स वेरिएबल था सिंगल, और यहाँ पे ए बी सी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। ये नंबर्स होते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो इस पर भी हम एक बात तफसील से कर चुके हैं। तो बताइए यहाँ वेरिएबल कौन है फिर इस इक्वेशन में? पहले तो ये बताएं व्हाट इज़ द वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ वाई है। क्या है? वाई। और सी कौन है? सी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। सी कौन है? आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है। जिस तरह 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो ये कॉन्स्टेंट की तरह डील किए जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। मुनज़र इक्वेशन को सॉल्व करें। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यूज़ मालूम करें। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है? कि उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। तो अब इस इक्वेशन में वेरिएबल तय हो गया कि वाई है, और सी कौन है? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हमें एक्चुअली वाई की वैल्यूज़ मालूम करनी है। किसकी? वाई। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि अब तक इस चैप्टर के अंदर जो हमने इक्वेशन डील की है वेरिएबल मालूम करने के लिए, वो कौन सी थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते थे? बोलिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते थे। क्या इस्तेमाल करते थे? क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते थे, जिसके ज़रिए वैल्यूज़ निकाल लेते थे। आपको याद है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? एक्स इज इक्वल टू, मुझे थोड़ा याद है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ऐसे। ओके, ये था। उसके बाद देखिए यहाँ पे वेरिएबल एक्स, अगर यहाँ वाई होता, एक्स की जगह क्या लिखा होता? वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है? वाई। तो इक्वेशन यही होती, फार्मूला यही होता, और यहाँ पे क्या लिख देते? वाई लिख देते हैं। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। तो किसी भी वेरिएबल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे डिपेंड करता है कि इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल गिवन है, और इसका नाम क्या बताया था? बोलिए। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। ओके, क्या यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है? ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल लगी नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर वेरिएबल वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ दिलचस्प बात ये, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इस तरह के सवाल को इस तरह डील किया जाता है कि पहले कोई एक नंबर को या किसी एक टर्म को नए वेरिएबल के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं। क्या करते हैं? इनमें से किसी एक टर्म को नए वेरिएबल के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे, और इस इक्वेशन में पुराना वेरिएबल वाई वो चला जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा? नया वेरिएबल। फिर उस नए वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बन जाएगी। क्या करेंगे बताइए? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? किसी एक टर्म को
नए वेरिएबल के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। अब ये जो बात कही, किस टर्म को नए वेरिएबल के बराबर फ़र्ज़ करेंगे, उसकी पहचान क्या होगी? तो उसकी पहचान बहुत सिंपल है। अगर आप और करें तो इस इक्वेशन में दो टर्म्स ऐसी हैं, दो क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। देखें कौन सी हैं? रेसिप्रोकल समझते हैं? एक दूसरे का उलट, यानी ए अपॉन बी का उलट क्या होता है? बोलिए, बी अपॉन ए होता है। तो इस तरह की, तो देखिए यहाँ पर पहली टर्म है वाई माइनस सी अपॉन वाई प्लस सी, और यहाँ पे क्या है? वाई प्लस। इसका मतलब है कि दोनों टर्म जिनमें वेरिएबल वाई मौजूद है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो कायदा ये होगा, इनमें से किसी एक टर्म को नए वेरिएबल के बराबर सपोज कर लेंगे, और सपोज करने के बाद इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि इस इक्वेशन में वाई की जगह नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर नए वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट की जाएंगी। कैसे होगा? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है सोल्यूशन में? बोलिए, किसी एक टर्म को, कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे? दो नहीं है, तीन है। कितनी टर्म्स हैं? एक, दो और ये भी तो टर्म है ना, इज इक्वल टू कैसे? तो कितनी टर्म्स हो गई? तीन। किसी एक टर्म को नए वेरिएबल के बराबर आपने सपोज करना है, किसी भी एक, लेकिन इसमें ये नहीं होना चाहिए जिसमें वेरिएबल मौजूद हो जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। उनमें से एक टर्म को नए वेरिएबल के बराबर फ़र्ज़ करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा। ये फ़र्ज़ कर लें, पहली टर्म को ले रहा हूँ, वाई माइनस सी अपॉन वाई प्लस, इसको नए वेरिएबल, अब वाई के अलावा कोई नया वेरिएबल ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, जेड ले लीजिए, यू ले लें, टी ले लें, जो ज़्यादा मशहूर शक्लें हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? एक्स लेंगे। तो हमने एक्स ले लिया यहाँ, और इसको फ़ौरन नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर ए का। किसका नाम देंगे? इक्वेशन ए का। और ये जो क्वेश्चन होगा इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर। हर सवाल लगे बने तरीके से हल होगा इस टाइप का, यानी इस टाइप की कैटेगरी के हर क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होगा। एक समझ लो, बाकी सारे आप खुद कर सकते हैं। तो नए वेरिएबल के चले, इसकी जगह क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। इसका क्या होगा फिर? नहीं, इसको यहाँ पे भी तो वाई को फिर चेंज करना पड़ेगा ना नए वेरिएबल में। तो अगर इसी तरफ दोनों रकमों को उलट दें, क्या लें? रेसिप्रोकल ले लें, तो क्या हो जाएगा बताइए? वाई प्लस सी अपॉन वाई माइनस सी। पलट दिया आपने तो यहाँ पे ही पलटना पड़ेगा। इसके नीचे कौन है? हाथ के नीचे वन होता है, लिखते नहीं। तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन एक्स। तो देखिए इसकी जगह तो आ जाएगा एक्स जो लेट किया, और इसकी जगह क्या हो जाएगा? वन अपॉन एक्स। नहीं समझे बात को? इस तरह सवाल आपका मुकम्मल वाई वेरिएबल से निकल के किस में चला जाएगा? नए वेरिएबल में चला जाएगा, एक्स वेरिएबल में। तो आइए इसको पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। अब ये दोनों वैल्यूज लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डेट, तवज्जो रहे। अब इस पूरी, अब देखें बिल्कुल चेंज हो जाएगी इक्वेशन। इसकी जगह क्या आएगा? बोलिए, एक्स प्लस, और इस पूरी टर्म की जगह 1 अपॉन एक्स, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे कौन है? ये वैसे ही रहेगा। आपने देखा, अब आपका जो क्वेश्चन है वो पुराने वेरिएबल वाई से निकलकर नए वेरिएबल में चला गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ न्यू वेरिएबल। अब हम किसकी वैल्यूज निकालेंगे? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्वाड्रेटिक। तो अब देखिए एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम लेना सबको आता है। एक्स के नीचे कौन है? 1 है। तो एलसीएम का कायदा क्या है? 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करके क्या ले लें? एलसीएम। अब आपको पता है कि कायदा ये है कि ये जो आपने एलसीएम लिया है इसको नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो जवाब आता है उसे ऊपर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक्स को 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स ही आएगा, वो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ क्या होगा? अब एक्स को एक्स से पहले डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा? 34 अपॉन 15। ये एक शक्ल बन गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई किसे कहते हैं भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई में होता ही है कि ये जो एक्स नीचे वाला हमें उधर चली जाएगी ऊपर 34 के पास, और 15 इक्वेशन के सिर्फ ऊपर आ जाएगा। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं, इक्वेशन बनेगी पहले, फार्मूला बाद में बनेगा। चलिए जी, मेरे साथ साथ कोशिश करें, लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे इस तरह से लफ्ज़ वर्डिंग भी लिखा करें, एक अच्छा असर जाता है। मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एरो से हमने शो कर दिया, 15 को वहाँ शिफ्ट करें दूसरी तरफ, तो देखें क्या हो जाएगा? 15 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? एक्स को इधर शिफ्ट कर दो 34 के पास, तो 34 मल्टीप्लाई एक्स, मल्टीप्लाई का साइन डालते नहीं, आपको पता है होता है मल्टीप्लाई। ये भी 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने कोई साइन मल्टीप्लाई का नहीं डाला, हमें पता है रूल है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह अपॉन की फॉर्म ख़त्म हो जाएगी। अब अपॉन की फॉर्म ख़त्म, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ताकि फार्मूला लगा सकें।
अगले स्टेप में आप बताने की बात नहीं कि 15 से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 15 अंदर जाएगा, पहले किससे मल्टीप्लाई होगा बोले, उसके बाद, और इसकी तो हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली है। 15 बनता 15 एक्स स्क्वायर प्लस 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 15 बनता 15 हो जाएगा। और उसकी तरफ देखें इज इक्वल टू की तरफ कौन है, 34 एक्स मौजूद है। आप इसको यहाँ भेज देंगे तो पक्की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, इसको आप इधर शिफ्ट कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा, चलो अब देखिए क्या हो जाएगा। 34x को सही कहा इन्होंने कि इधर शिफ्ट कर दीजिए ताकि कोऑर्डिनेट इक्वेशन की एक शक्ल बन जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर सके। तो पहले 15x स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद कॉन्स्टेंट है इसको बाद में, पहले प्लस का 34x आगे किस में होगा, माइनस का 34x, और प्लस का 15 आगे किसका, दो इज इक्वल टू टोकरी हो गई है खाली, राइट हैंड साइड पे तो क्या रह जाएगा, 0, तो 0 बचा यहाँ पे। क्या ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, यस। अब आपके पास इसको हल करने के आगे दो रास्ते हैं, कितने, एक रास्ता जो हमेशा खुला हुआ है वो है कोऑर्डिनेटिक फार्मूले वाला रास्ता। हाँ, एक रास्ता मैं आज की क्लास में और इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था, कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी किसी कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए भी सॉल्व किया जाता है। अब वो मेथड क्या है उसको हम आज की, हाँ मैट्रिक में आपने सीखा होगा, आज की क्लास में हम उसको थोड़ा सा दोबारा डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, मैं स्टेप ज़हन में रखिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए अब फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिक फार्मूले को रोक दिया, उसकी हमने खूब प्रैक्टिस कर रखी है। ये है 15। फैक्टराइजेशन मेथड में करते क्या है, जो पहला कोफिशिएंट, पहला नंबर है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 15 और आखिरी कांस्टेंट 15, आखिरी नंबर, इनको आपस में रफली मल्टीप्लाई कीजिए। 15 को 15 से क्या करें, 15 को मल्टीप्लाई करें किससे, 15 से, तो 15 कैलकुलेटर उठा लेना, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बोले, 225। ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो जवाब प्लस में आएगा, जाहिर सी बात है, प्लस 225। अब 225 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए, बस यहाँ दिमाग है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो यही आना चाहिए प्लस का 225, और जब उनको ऐड करें, जमा करें, तो बीच वाला नंबर -34 आना चाहिए। यहाँ पर जो है ना आपने थोड़ा सा सोचना होगा, नहीं शुरू में मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ फैक्टर क्या है, ताकि आपका जहन डिस्टर्ब नहीं हो, दिमाग खुल के इस्तेमाल कर लें। वो फैक्टर ये होंगे 25 और मल्टीप्लाई बाय 9, क्या होगा, करें मल्टीप्लाई, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 25 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 225 प्लस का आएगा। तो पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या आती है कि उन फैक्टर्स को जमा करने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो अगर हम 25 में 9 प्लस करें तो क्या आएगा बोले, तो 34 आएगा। किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, लेकिन हमें तो माइनस का चाहिए, हमें किसका चाहिए। अब क्या करें, तो हम एक वेक्टर प्लस का लेंगे और एक नहीं, हम दोनों माइनस, अच्छा आपने कहा एक क्या लेंगे, प्लस में और एक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पहली शर्त खराब हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों माइनस में लेंगे, दोनों किस में लेंगे, माइनस में, ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक। और इन दोनों को जब एडिशन का रूल लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का मतलब होता है इनको प्लस कर लो, और साइन बड़े नंबर वाली आती है। 25 का साइन कौन सा है, -34। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई कि मल्टीप्लाई करने पर +225 आ रहा है और ऐड करने पर -34 आ रहा है। तो वो मतलूबा फैक्टर कौन से हैं दोनों, फिर बताइए। पहला कौन सा है, पहला माइनस का 25 हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, आप चाहें तो -9 को पहले लिख लें और -25 को बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी पहला मरला तो अबूल कर लिया कि आपको ये पता चल गया ये दो फैक्टर होंगे। अब ये जो दो फैक्टर हैं, बीच वाले नंबर को इन दो फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। क्या करना होगा, जो बीच वाला नंबर है -34, इसको इन दोनों फैक्टर्स में ब्रेक करके लिखना है, ये अगला स्टेप होगा। तो देखिए किस तरह से ब्रेक करेंगे। याद रहे कि इसमें हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन शो किया है फैक्टराइजेशन मेथड का, कि किस तरह से क्या किया जाता है। मैं डब्बे में मैंने बंद कर दिया, रफ भर के समझ लें आप। ये क्या है, दिस इज रफ वर्क, ओके। हाँ, ये रफ वर्क ही कहलाएगा ना, जाहिर सी बात है। आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, फिर आप ये डायरेक्ट करते हैं, ये चीज़ें करनी नहीं पड़ी। तो आपको समझाने के लिए पहला सवाल है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं इतनी तफसील से, ताकि पूरी अगर आप मीटिंग में भूल गए तो वो रिवाइज हो जाए। तो देखें अब क्या होगा, अब मुझे मिटाना पड़ेगा भाई,
अब ये मिटाना पड़ेगा इसको, या तो अब देख लें फिर दूसरे सवाल को ले लीजिए। तवज्जो रहे, देखिए कहाँ पर है, ये है, यहाँ से आपने छोड़ा था ना रबर के, इसके बाद शुरू हुआ है। ये आपके सामने इक्वेशन है, क्या है बोले 15x²। उसके बाद जो बीच वाला नंबर है इसको आपने ब्रेक करना है किसमें, फैक्टर्स में। पहला फैक्टर कौन सा लिया, -25, इसके साथ x लगा देंगे। दूसरा फैक्टर क्या है, -9, इसके साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, x क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 34 के साथ क्या लगा हुआ है, x, इसलिए भी साथ में x लगाना ही पड़ेगा। और आखिर में कौन है इसके, +15 = 0। इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड का दूसरा मरला कंप्लीट हो जाएगा। पहले मरले में फैक्टर बनाए, दूसरे मरले में इसको ब्रेक करके लिख दिया, तीसरे मरले में पेयर बना के कॉमन लेना है। क्या करना है, पेयर किसे कहते हैं, जोड़े को। कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे बोलिए, 2। ये पहला पेयर 2 टर्म्स का और दूसरा पेयर 2 टर्म्स का, इसके आप पेयर बना के कॉमन निकालेंगे। ये तीसरा स्टेप होगा। तो बताइए पहले पेयर में क्या कॉमन है, 5। एक तो 5 कॉमन है जो दोनों को डिवाइड, और x की पावर 2 आएगी कॉमन या 1 आएगी, कम पावर कॉमन आती है 5x। तो 15x² में से 5x कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, 5 3 था 15, और x² में से x कॉमन जाएगा तो क्या जाएगा, x। सही है ना। उसके बाद क्या होगा, प्लस, इसके बाद प्लस माइनस, 25x में से 5x कॉमन निकालेंगे तो 5 5 था 25, और x पूरा पूरा कॉमन चला जाएगा क्योंकि पावर 1 है, कट जाएगा। तो क्या बचा, 3x - 5। तो इस तरह से पहले पेयर में ये कॉमन आया। उसके बाद देखें दूसरे पेयर में क्या होगा, माइनस भी लगाएंगे क्योंकि माइनस से स्टार्ट हो रहा है, और x कॉमन नहीं है क्योंकि x इसमें मौजूद नहीं है, तो सिर्फ माइनस का 3 कॉमन लेंगे। ये वो नंबर है जो कि 9 को भी डिवाइड कर सकता है और 15 को भी। तो देखें क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 9x में से 3 कॉमन लें तो 3 3 था 9, और x साथ में लिखना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 3 कॉमन लेंगे तो 3 5 था 15, यानी 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, = 0। सही फैक्टराइजेशन की पहचान ये है कि ये जो ब्रैकेट्स आती हैं कॉमन लेने के बाद मस्ट बी सेम, ये सेम होनी चाहिए, ना प्लस माइनस की बिल्कुल गलती नहीं हो। अगर गलती है हम नहीं, यही आंसर नहीं होता, फिर गलत होता। इसका मतलब है फैक्टर आपने सही बनाया ही नहीं है, फिर फैक्टर सही। हाँ तो जाहिर सी बात है, फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती उसमें। असल में होता ही है कि हर सवाल फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व, वो एक मौका आएगा तो उस वक्त मैं डिस्कस करूँगा। मैं इस सवाल के जवाब को बचा के रखा हुआ है। इसमें फैक्टर बन सकते थे इसलिए फैक्टर बना रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं या फैक्टर नहीं बन सकते, तो फिर सदाबहार कौन सा सोल्यूशन होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो हमेशा सदाबहार रहता है, यानी उसमें हमेशा जो है वो लगा के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे फैक्टर बनते हों या नहीं बनते हों। तो आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख रहे हैं। इसमें देखिए अब क्या कॉमन है, अब जाहिर है यही ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, 3x - 5 ब्रैकेट दोनों में सेम है, तो जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से +5x बचेगा और यहाँ से माइनस का, हाँ बिल्कुल, ये प्लस का 5x बचेगा और यहाँ से -3। तो देखिए क्या हो जाएगा, यस। तो देखिए क्या होगा, 3x - 5 ब्रैकेट आपने कॉमन निकाली, तो जब ब्रैकेट कॉमन जाएगी तो यहाँ से 5x रह जाएगा, और यहाँ से 3x - 5 ब्रैकेट कॉमन गई तो माइनस का 3 बचा, = 0, क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम एक बात जानते हैं जो बार बार कही आपसे कि जब दो ब्रैकेटें ज़रब की हालत में हों और वो 0 के इक्वल हों तो दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग 0 के बराबर लिया जा सकता है, इसे कहते हैं स्प्लिट करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन को स्प्लिट करेंगे, इस ब्रैकेट को भी 0 के बराबर लेंगे और इस ब्रैकेट को भी। वो याद है ना आपको, क्या लिखते थे, क्वाड्रेटिक इफ पहली ब्रैकेट कौन है, 3x - 5 = 0। फिर कॉपी के पेज को एक लाइन के जरिए ब्रेक करें जो तकरीबन 5 लाइनों को कता करें, फिर हस्ब ज़रूरत आगे बढ़ा लेंगे। और फिर यहाँ लिखे इफ़, अगर उसकी दूसरी जो ब्रैकेट है 5x - 3, इसको भी 0 के बराबर लीजिए। ओके, अब यहाँ से भी x निकाल लेंगे और वहाँ से भी x निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से -5 को पहले उधर शिफ्ट कीजिए। अब ये तो बच्चा इक्वेशन है, 3x = -5, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +5। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो x = what, 5/3। तो ये आपका पहली x की वैल्यू हासिल हो जाएगी, न्यू वेरिएबल की। उसके बाद देखें जिसकी समझ में यहाँ नहीं आया वो यहाँ समझ ले, -3 को उधर फेंकिए, तो 5x = -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगा। फिर 5 मल्टीप्लाई में दूसरा डिवाइड में चला जाएगा, तो x = 3/5। तो दिस इज़ द सेकंड वैल्यू। क्या आपका जवाब आ गया?
नहीं, जवाब नहीं आया। मतलब इसका आ गया जो x था। जवाब नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन था वाई वेरिएबल में, तो असल जवाब किसकी वैल्यूज़ होंगी, वाई की वैल्यूज़। तो आपने किसकी वैल्यूज़ निकाली, आपने नए वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाली हैं नहीं। तो अब वाई की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, बहुत सिंपल है। ये जो आपने एक्स की वैल्यूज़ निकाली है इनको 1 बाय 1 इक्वेशन ए में पुट करेंगे। किसमें, इक्वेशन ए, मेरा खाली मिट गई बोर्ड पे से, हाँ इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो क्या निकल आएंगी, वाई की वैल्यू। देखिए बहुत सिंपल है, करना क्या है, पहले हेडिंग डालेंगे x इज इक्वल टू 5/3, जिसको पुट कर देंगे इक्वेशन ए में तो y निकल आएगा। उसके बाद फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे x इज इक्वल टू 3/5, इसको भी पुट कर देंगे इक्वेशन ए में तो फिर दूसरी वैल्यू निकल आएगी। बस ये काम 2 दफ़ा करना है आपने। तो देखें क्या होगा, वैन, अब मैं आपके सामने हेडिंग डालूँ, वैन x इज इक्वल टू क्या 5/3, पहली वैल्यू ले रहे हैं 5/3, ये हेडिंग डाल ली, वैन x इज इक्वल टू 5/3। अब यहाँ नीचे लिखिए पुट इन इक्वेशन है, पुट इन इक्वेशन ए। बस ये आप जुमला याद रखें, यही जुमले बार बार आप लिखेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा ये। अब आपको इक्वेशन ए याद होनी चाहिए, देखो दुआ क्या थी इक्वेशन, जी हाँ इक्वेशन, ये इक्वेशन है, लिख के एम्प्लाइज रेट का साइन बनाए, y माइनस सी अपॉन y प्लस सी और इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या लिया था, x के बराबर लेट किया था ना इसको, ये इक्वेशन ए थी। ठीक है, तो ये इक्वेशन ए थी, दोबारा लिख दिया यहाँ पे ताकि आप रिकॉल करने में आसानी हो। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, अब आपको x की वैल्यू यहाँ पुट की नहीं है, अभी करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, कौन सी बोलिए, 5/3 पुट करके y निकाल दें, जवाब आ गया। तो y माइनस सी अपॉन वाई प्लस सी इज इक्वल टू एक्स की जगह आएगा 5/3। तो अब देखें क्या हो जाएगा, बताएं क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, शाबाश, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 यहाँ ऊपर आ जाएगा और y प्लस सी वहाँ 5 के पास चला जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाएंगे ये स्टेप्स के नाम क्या हैं जो आप करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें होगा ये कि 3 यहाँ आ जाएगा y माइनस सी के पास नहीं, और वहाँ क्या होगा इज इक्वल टू के y प्लस सी वहाँ चला जाएगा 5 के पास। तो इस तरह से जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 3 यहाँ आ गया और y प्लस सी उधर चला गया। नाउ टाइम कम्स टू मल्टीप्लाई, ओपन द ब्रैकेट्स ऑन लेफ्ट साइड बाय 3 एंड ऑन राइट साइड बाय 5। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट को जो लेफ्ट पर है और 5 से मल्टीप्लाई करें, तो इसके तो आप पहले एक्सपर्ट हो गए। पहले 3y से इसका कोएफिशिएंट माने 3 वन दा 3y साथ में, फिर प्लस माइनस माइनस 3 को c से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3c इज इक्वल टू 5 से करें प्लस 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 5y, ये 1 है ना, फिर प्लस 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 5 को c से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें y चाहिए तो उसको एक जगह समेटना पड़ेगा। तो y को एक जगह कर दें और कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ कर दें। y कहाँ, देखिए ये प्लस का 5y इसको यहाँ फेंकिए लेफ्ट साइड पे और माइनस 3 को उधर फेंक दें राइट साइड पे, ताकि y एक जगह हो जाए कॉन्स्टेंट दूसरी जगह हो जाए। ये सब y निकालने में आसानी हो जाएगी। अब देखें क्या होगा, ये 3y अपनी जगह रहा, प्लस का 5y यहाँ के किस में हो जाएगा बोलिए, माइनस का 5y, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे पहले से मौजूद है प्लस का 5c और माइनस 3c में आ जाके क्या हो जाएगा प्लस 3y में से 5y गया प्लस का या माइनस, वालेकुम सलाम, तो माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, लेकिन साइन बड़े नंबर की आएगी। और यहाँ पे क्या होगा प्लस 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 5c में 3c ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 8c। अभी तो निकालनी है ना। अब माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे, रूल समझ लें, रूल हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, बड़ी तफसील से बेसिक रूल पढ़े थे। अगर ये लिखा हो माइनस ए इज इक्वल टू प्लस बी, तो कायदा ये कि माइनस को उधर शिफ्ट किया जा सकता है। ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस, यूँ समझो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस ए हो गया और माइनस प्लस माइनस बी। ये आसान लफ्ज़ों में माइनस एक जगह हो तो दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस का 8c। आखिर में 2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेजेंगे तो किस में चला जाएगा बोले, डिवाइड में। तो y इज इक्वल टू माइनस 8c अपॉन 2। 8 को 2 से डिवाइड करें क्या आता है, 4 आता है, माइनस का 4c आ जाएगा। जवाब क्या आ जाएगा, माइनस का 4c। तो इसको आखिर में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस 4c। तो ये पहला जवाब आ गया। तो क्या जवाब मुकम्मल हो गया, तो
नहीं, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी आपने किसकी वैल्यू पुट की है? y/3 की। अब दूसरी वैल्यू पुट